एक मरीज है, एक पेशेंट है, वो बहुत कमज़ोर फील कर रहा है। तो क्या आप करेंगे? आप उसे दवा देंगे, वो टॉनिक देंगे ताकि वो दवा के साथ फिर से उसे स्फूर्ति आए, वो स्ट्रांग हो जाए। लेकिन जब वो एक बार ठीक हो जाए, क्या तब भी आप उसे वो दवा देते रहेंगे? नहीं। तब अगर वो आप एक्स्ट्रा दवा का डोज बढ़ाते जाएंगे तो वो बीमार हो जाएगा, शायद उसकी जान भी जा सकती है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको कि आप जिम करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन अगर आप अंडर ट्रेन करेंगे तो वो भी गड़बड़ है, आप कमजोर हो जाएंगे। लेकिन आप ओवर ट्रेन करेंगे, आप डेडलिफ्ट मार रहे हैं और आपने कुछ फॉर्म गलत कर दिया, तो क्या होगा? आपकी इंजरी हो जाएगी और आप और भी बीमार पड़ जाएंगे, आपको खर्चा पड़ जाएगा, सर्जरी, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपकी। वही चीज़ ये जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हमने किया था, तब कॉन्स्टिट्यूशंस के जो मेकर ने ये किया था, वो एक अच्छी भावना के साथ किया गया था। लेकिन आज हम शायद उस लाइंस को क्रॉस करके उस प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं। तो ये जिस वक्त लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात हुई थी, उस वक्त ये एक जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, और सिर्फ भाषा नहीं होती है, उस एक लैंग्वेज से, भाषा से एक कल्चरल टेम्पलेट जुड़ा होता है किसी एक प्रांत का। तो वो ताकि वो कल्चर वो मर न जाए, इसलिए उसमें एक जान फूंकने के लिए एक प्रयास था जो बहुत अच्छा कदम था उस वक्त के हिसाब से। आज क्या हुआ है कि वो पेशेंट जब ठीक हो गया तो उसको अननेसेसरीली अगर हम हाई वोल्टेज डोज देते जाएं तो शायद वो पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक है। ये वही बात है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों भारत में अलग अलग क्षेत्र में जो ये भाषाओं के नाम पे जो स्टेट की एक आइडेंटिटी आ गई है लोगों में। मैं पंजाबी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी मानुष हूँ, मैं दक्षिण भारतीय हूँ। हर किसी को ये लगने लगा है कि मैं दूसरों से महान हूँ। सत्य ये है कि कोई किसी से महान नहीं है, ना कोई किसी से इंफीरियर है, ना किसी से कोई सुपीरियर है। लेकिन ये बैलेंस में जीना, वो शायद हम भूल गए हैं। अगर मैं समाधान बताऊं इस पूरी समस्या का, तो समाधान केवल यही होता है कि हमको बैलेंस में रहना पड़ेगा, जो कि बहुत ट्रिकी है। लेकिन यही बैलेंस पे पूरा आपका यूनिवर्स टिका है। आपका पूरा ह्यूमन बॉडी सिस्टम इसी बैलेंस पे टिका है, होम्योस्टेसिस पे चलता है। अगर आप 37 डिग्री से नीचे आपका टेम्परेचर हो वो भी गलत है, 43 के ऊपर अगर हो जाए सेल्सियस वो भी गलत है। तो हमको उस बैलेंस से, जब भी हम इधर या उधर होते हैं, तो समाज को कलेक्टिवली उस पर वापस को बताने की ज़रूरत है। और इसी बैलेंस पे पूरा एग्जिस्टेंस है, इसी द्वैत पे एग्जिस्टेंस है। अगर आप बहुत कमज़ोर हो गए तो आपको टॉनिक देना पड़ेगा दवा का, लेकिन आप स्वस्थ हो गए फिर भी आप दवा का डोज बढ़ाते जाएंगे तो आप फिर उस रेड लाइन में जा रहे हैं। आज दरअसल यही हो रहा है, जो क्षेत्रीय आधार पे जो न्यूज़ में भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत अनफॉर्चुनेट केस हुआ कि एक एल्डर नौसेना के अधिकारी थे, उन पर प्रहार हुआ। दरअसल ये प्रॉब्लम के जड़ में वही है, जो उस वक्त क्षेत्रीय भाषाएं विलुप्त ना हो जाए और एक कल्चरल टेम्पलेट वो जो है वो एक बहुत गौरवशाली एक कल्चर है अलग अलग प्रांत में भारत में। महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छा कल्चर है, गुजरात का बहुत अच्छा कल्चर है, कर्नाटक का बहुत अच्छा कल्चर है, तमिलनाडु का बहुत अच्छा कल्चर है। हर जगह का एक अपना अभिन्न एक योगदान है। लेकिन आपने कभी सुना होगा इस चीज़ को कि अगर सभी अंग बॉडी में है, सभी अंगों का अपना महत्व है, लेकिन अगर कोई भी अंग में अगर जहर बन जाए तो फिर डॉक्टर बोलते हैं आपको काटना ही पड़ेगा, उस समय आपको मुंह नहीं दिखाना पड़ेगा। तो ये अगर कोई भी अंग, ऐसे तो हर किसी की अपनी उपयोगिता है बॉडी के लिए, लेकिन अगर उससे वो पॉइजन आने लगे देन प्रोबेबली वो आपको वो काटना पड़ता है। तो ये इस चीज़ पे हमें समझने की ज़रूरत है, हम क्यों फंस रहे हैं इस सब चीज़ों में। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अलग अलग स्टेट्स में, जिन लोगों ने मुहिम चलाई, आंदोलन, ये बैकड्रॉप तब का कुछ और था। 50 का दशक, 60 का दशक, वो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि तब में और आज में बहुत चीज़ बदला है। हम उसी बैकड्रॉप पे आज भी लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, आज भी लोगों को भड़का रहे हैं। दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ, यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठी मानुष पहले है, बाकी सब। 2-3 बातें हैं इसमें। अगर हम कोई ऐसा इंतज़ाम कर पाए कि जो जहाँ खड़ा है भारत में वहीं रहे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि महाराष्ट्र में कोई नहीं जाएगा, जो पंजाब में रहेगा, वो राजस्थान में रहेगा, असम में जो है असम में रहेगा, सब जो जहाँ है वहीं खड़े रहे। क्या आप इस तरह से आप देश चला पाएंगे? आपको पता है बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है कि मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ पीपल। जब तक नहीं होगा तब तक जो जहाँ खड़ा है अगर हम वहीं खड़े रहें तब तो हम सड़ जाएंगे, तालाब का पानी सड़ जाएगा अगर मूव नहीं हो। तो ये इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि मूवमेंट ऑफ पीपल, रिलोकेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन पार्ट्स टू अनदर,
इज अ रियलिटी एंड यू नीड इट। नहीं तो पूरा आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और यही जो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होता है, तो फिर वहीं पे बात फिर लड़ाई होने लगती है। तो दोनों लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एक, जब जैसे मैं अगर यहाँ से कहीं और जा रहा हूँ किसी प्रांत में, तो मुझे वहाँ पे जाके ना मुझे धौंस जमाने की ज़रूरत है और बोलने की ज़रूरत है कि नहीं आप हिंदी सीखिए, और ना उन लोगों को ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि आप इन्फीरियर हैं तभी आप मेरे स्टेट में है। नहीं, मैं कोई इन्फीरियर नहीं हूँ, मेरा हक है, मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी और ये लेफ्ट टू अरुणाचल से लेकर के गुजरात में मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मैं रहूँगा। और आज की जो मिलेनियन जनरेशन है, जो इतने कॉर्पोरेट प्राइवेट जॉब्स में इतना फ्लूइड है, इतना रिलोकेशन करते रहते हैं वो लोग 1.5 साल 2 साल में, तो आप क्या चाहते हैं कि जो जहाँ जाए हर 1 साल में वो भाषा सीखता रहे वहाँ से? क्या ऐसा संभव है? अगर आप महाराष्ट्र में हैं, आप तमिलनाडु में हैं, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आप हिंदी समझ पा रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि मैं 2 साल मुंबई में अगर जॉब करूँ, किसी कंपनी ने मुझे वहाँ ट्रांसफ़र किया है, तो क्या मैं वो भाषा सीखता रहूँ वहाँ पे? फिर मैं चेन्नई में जाऊँ तो क्या मैं वहाँ की भाषा सीखता रहूँ? फिर मैं कर्नाटक में जाऊँ, मैं वहाँ की भाषा सीखता रहूँ? पूरी ज़िंदगी में मुझे यही काम है कि मैं हर जगह की भाषाएँ ही सीखता रहूँ? नहीं, ये फिज़िबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इस चीज़ को समझिए। अब बात आती है कि जो लोकल सेंटिमेंट है, उसको भी रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। हिंदी आप इम्पोज नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में जो सिचुएशन है, 20 साल बाद शायद कुछ और बात हो, वर्तमान में मुझे लगता है हिंदी को इम्पोज करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका वो सिर्फ भाषा बोलने की भाषा नहीं होती है, उससे बहुत चीज़ लिंक्ड होता है। वहाँ की जलवायु, वहाँ की वेशभूषा, आपका टंग जो है, आप फ्रेंच या अमेरिकन को बोल सकते हैं कि वो आपकी भाषा हिंदी या मराठी वो आपको बोल पाए फ्लुएंटली, नहीं बोल सकता है। 2-3 जनरेशन उसको लग जाएगा शायद आपके हिंदी को बोलने में। तो ये वही चीज़ है, हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जनरेशन में दक्षिण भारतीय हो और कहीं के लोग हो, नॉन हिंदी स्पीकिंग हो, वो हिंदी बोलने लग जाए? नंबर 1। नंबर 2, कैसा होना चाहिए फिर जब मूवमेंट होगा, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में लोग मूवमेंट करेंगे, तो उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए? उनका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए भारत में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो लोग जाएं, जैसा व्यवहार भारत के लोग बाहर जाते हैं। हैदराबाद के बन के नहीं जाते हैं, पंजाबी बन के नहीं जाते हैं, और गुजराती बन के नहीं जाते हैं। जब वो यहाँ से जाते हैं तो इंडियन भारतीय बन के जाते हैं पासपोर्ट पे। तो वो जैसे भारत के लोग बाहर जाते हैं दूसरे कंट्रीज में प्रवासी, वो जैसा बिहेव करते हैं, वैसा ही आप यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब जाएं वैसा बिहेव करें। जो यहाँ से लोग जाते हैं ना वहाँ पे जाके धौंस जमाते हैं और न ही वो अन्याय सहते हैं। कभी अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक टाइम ऐसा आया था जब बहुत सारी घटनाएं बढ़ गई थी, उन्होंने आवाज़ उठाया अपनी तरीके से, तो ये इससे उन्होंने भारत का भी मान ऊंचा किया है जो जहाँ गए हैं, और वो लोग अन्याय भी नहीं सहते। तो ना अन्याय सहना है बाहर, ना अन्याय दूसरे पे करना है, ना आपको धौंस जमाने की ज़रूरत है, ना आँख दिखाएं और ना आँख उठा के माई बाप समझे, आँख से आँख मिला के बात करें। तो ये वो अगर आप कॉमन सेंस प्रैक्टिकलिटी से चलेंगे तो कोई मतभेद है नहीं। अब प्रॉब्लम आती है कि ये फीलिंग आना कुछ कुछ प्रांत में भारत में कि हम सुपीरियर हैं। डेफिनेटली अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो कुछ कुछ क्षेत्र प्रांत हैं वो इकोनॉमिकली सुपीरियर हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात देखिए, आप इसे नकार नहीं सकते कि गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, या और भी कई हैं जगह हैं। आप मैं लेफ्ट राइट उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत सारे इसमें डिबेट्स होते हैं। चलिए अब बहुत सारे और भी नाम आप ले सकते हैं। आप मध्य प्रदेश का कोई सेक्शन है, उत्तराखंड है, केरल है, अलग अलग प्रांत में डेवलपमेंट एक कंपैरेटिवली बेटर है भारत के दूसरे हिस्से से। जैसे डेफिनेटली बिहार से ज़्यादा डेवलपमेंट इस वक्त आपको गुजरात या महाराष्ट्र में दिखेगा इस वक्त। तो ये दोनों लोगों को कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। एक जो यहाँ के लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि हम तो भाई अपना परफेक्ट हैं, हमें क्यों प्रॉब्लम किया जा रहा है, हम वहाँ से लोग माइग्रेंट आ रहे हैं और हमारे ऊपर फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। एक तरह से वो सही हैं, उन्हें जो क्षेत्र दिया गया था उसमें उन्होंने काम किया, वो सही है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि एब्सोल्यूट रूप में आप डेवलप्ड हैं। अगर मैं आपकी मुंबई को शंघाई बनाने की बात होती है, शंघाई का डेवलपमेंट तो है नहीं, आप में वो शंघाई का वो डोमिनेटिंग नेचर जो बोलते हैं वो लोग, वो आपने ले लिया है, तो आप कहीं नहीं है। अगर आप सिंगापुर से कंपेयर करेंगे मुंबई को तो समझ आ जाएगा आप कहीं नहीं है, कोई डेवलपमेंट उस तरह से कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि युवाओं को कॉमन सेंस से इस पर सोचना चाहिए, सभी समाज के लोगों को सोचना चाहिए
ये प्रॉब्लम बढ़ाए नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें। और ये तब होगा जब दोनों तबके लोग समझेंगे एक दूसरे की बात को। आप डेफिनेटली कुछ कुछ क्षेत्र हैं उनका डेवलपमेंट ज़्यादा है, लेकिन कोई एब्सोल्यूट डेवलपमेंट नहीं है। आप अगर दूसरे देशों से कंपेयर करें, आप कहीं नहीं बैठते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स में, और 50,000 खामियां हैं आपके अपने स्टेट में भी। इसलिए आपको बाहर, आपके लोग आपके बाहर क्यों जाते हैं अगर इतना ही परफेक्ट सब कुछ होता। लेकिन डेफिनेटली दूसरे जगह के लोगों से आप बेटर हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, सभी लोगों को भारत में सभी लोगों को भारत में ऐसे आप बांध तो नहीं सकते कि जो जहां है वहीं खड़े रहो। तो इसलिए मूवमेंट तो होगा, मूवमेंट होगा तभी इकोनॉमिक्स चलेगा किसी भी प्रांत का। तो इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। अभी आपने देखा वीडियो में एक पंछी आया और उड़ के गया। ये संकेत भी मैं बता रहा हूँ, ये काफी रिलेवेंट है मैं जो कहना चाह रहा हूँ। क्या मैं उस पक्षी को यहाँ से भगा सकता हूँ? लेकिन अगर वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे तो मैं अपने इंतजाम कर सकता हूँ। लेकिन तो इस चीज को समझें आप। तो मैं वो कह रहा हूँ कि डेफिनेटली अगर आप जैसे स्कूल डेज में एक्टिविटीज होती थी, अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप बना करके एक काम दिया जाता था, तो ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, ये बहुत सराहनीय काम है। लेकिन ग्रुप डी और ग्रुप ई में कुछ ऐसे पिछड़े भी लोग हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जो किसी के पास शार्पनर नहीं होगा, किसी के पास इरेजर नहीं होगा, किसी के पास पेपर नहीं होगा, वो आपके से मांगने आ सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो अपना काम किया, मैं तो, मुझे जो मास्टर जी ने दिया था काम मैंने किया, मैं क्यों दूं? ठीक है, आपका हक है। लेकिन वो मानवीय ग्राउंड पे इसलिए गलत है क्योंकि ये फिर इक्विवेलेंस की बात नहीं होती है। अगर उस ग्रुप के पास वो पिछड़ा है, उसके पास अगर कागज नहीं है, लिखने का कलम नहीं है, तो ये उसकी गलती भी नहीं है। उसकी फैमिली अगर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसकी फैमिली पुअर है या उसका माइग्रेशन हुआ, किसी को पता नहीं कि कौन से स्टेट के लोग कहाँ माइग्रेट करके गए। अभी बहुत चर्चा का विषय है कि जो ठाकरे परिवार है, जो इनके जो बाला साहेब के जो पिताजी थे प्रबोधन काजी ठाकरे, मैंने 2-3 जगह सोर्स में चेक किया है। अगर ये बात तथ्य गलत है तो मैं इसे वापस लेता हूँ, लेकिन ये शायद वेरीफाइड है, मैंने बहुत जगह देखा है। उन्होंने मेंशन किया है अपनी आत्मकथा में कि 3री या 4थी शताब्दी में वो लोग बिहार के प्रांत से वहाँ गए थे। तो ये तो हर अपनी किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को इंडिया में आप लेंगे तो उनका हिस्ट्री यही है, लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करके जाते हैं। तो ये लोग करते हैं, इंसान हर प्रजाति में, पूरे विश्व में लोग माइग्रेशन होता है। पूरा अमेरिका जो आज है वो माइग्रेंट्स है। तो ये माइग्रेशन वाले लोग वहाँ डेवलप करते हैं, इसलिए फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि कौन क्या है। भारत में बहुत सारे डिविजन्स हैं, भारत एक डाइवर्सिटी का देश है, और यहाँ पे एक हम फ्रिक्शन नहीं बना सकते कि ये पंजाब में जो है वो पंजाबी है, ये मराठी मानुस है और ये असम में है, और आप ये बोल दें कि नहीं हमारे यहाँ मत आओ, हम मराठी मानुष हैं और हम जाते नहीं, दूसरे नहीं जाते तो हैं ही आपके लोग, उनको भी वहाँ परेशान किया जा सकता है, वही गलत होगा। कम जाते हैं, आप कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलप्ड हैं बिहार या असम या उड़ीसा के कंपेरिजन में, एब्सोल्यूट आप भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी स्टेट है भारत में फंडिंग उसको सेंटर से मिलती है, फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन आप अकेले दम पे अगर आप ऐसे बोलेंगे ये तो बहुत सेसेशनिस्ट टेंडेंसी हो जाएगी अलग। तो ये इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो एक कॉमन ग्राउंड नहीं है, इवन मराठी लैंग्वेज हो या गुजराती लैंग्वेज हो या कन्नड़ लैंग्वेज हो, ये सब चीज पूरे एक स्टेट में बदलते रहते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में बहुत लंबे समय से कुछ कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद है, बेलगांव और बहुत सारे एरियाज हैं। बहुत कावेरी विवाद चल रहा है कर्नाटक और दक्षिण भारत में, ये तमिलनाडु में। तो बहुत सारे स्टेट में ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स पे डिस्प्यूट हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए कि वो साथ आके दोनों साथ मिलकर जब भारत के बारे में सोचेंगे तो आपको सॉल्यूशन आपको उस तरफ से दिखेगा। कभी हारना पड़े तो वो हार जाए। आपकी हार में अगर पूरे भारत की भलाई है तो इसमें कोई आप छोटे नहीं होते हैं। ये इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि 2 बातें हैं। एक तो जो जहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं वो अपने आप को धौंस में जमाएं, कहीं पे हिंदी इम्पोज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनका टंग और ये सब चीज़ उस जलवायु से बहुत चीज़ लिंक्ड है। इतनी जल्दी आप बोलेंगे आप हिंदी बोलो, वो नहीं बोल सकते। और क्यों बोलेंगे? उनकी कोई गलती नहीं है, वो जिस भाषा प्रांत में थे वो अपना काम कर रहे हैं, आप उन्हें फोर्स मत कीजिए। हाँ, धीरे धीरे शायद धीरे धीरे इस भाषा के टॉपिक पे शायद धीरे धीरे ये बात हो कि एक कॉमन इंटरेक्शन की भाषा रहे, तो उससे हम बेटर हमारा डेवलपमेंट होता है। लेकिन वो
फोर्स आप नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पे शायद भारत के लोग हम थोड़ा पीछे रह गए, क्योंकि स्पेन में स्पेनिश है, फ्रांस में फ्रेंच है, इसमें कहीं डच है, कोई कॉमन लैंग्वेज से वो लोग हैं वो जल्दी सीख जाते हैं। हमारे यहाँ मातृभाषा सीखनी पड़ती है, फिर इंग्लिश तो सीखना ही है, फिर हिंदी है इंटरेक्शन के लिए, और भी कोई दूसरे कंट्री में दूसरे स्टेट्स में जा रहा है तो फिर वहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं कि हमारे यहाँ मल्टीलिंगुअल बोलना वो उससे कुछ नहीं होता। दूसरे देशों में मल्टीलिंगुअल अगर आप हैं तो आपका एक जॉब सिक्योर्ड है, एक अल्टरनेटिव ट्रांसलेशन का जॉब आपका सिक्योर्ड है। यहाँ पे आप 4 भाषा 5 भाषा भी जानते हो, गुजराती अगर मुझे आती है, पंजाबी आती है, कन्नड़ आती है, मराठी मुझे आती है, उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ मेरे माइंड में लोड बढ़ता है और एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में वो ओवरलैप होता रहता है। तो ये बहुत एक डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में हम हैं। भाषाएं 19,000 डायलेक्ट्स हैं और पता नहीं कितनी सारी वेराइटीज़ हैं, लेकिन इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस इस चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते, लैंग्वेज इतनी है, क्यों, उसका रीज़न भी है और वो बहुत ग्लोरियस है। भारत का लैंग्वेज कम्युनिकेशन नहीं रहा है। भारत का जो लैंग्वेज है वो दरअसल स्पिरिचुअलिटी है, एक अध्यात्म जो है वो भारत का लैंग्वेज है, प्रेम भारत का लैंग्वेज है, जिसे समय समय पर अलग अलग लोगों ने बताया है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वो भाषा समझते हैं तो ये सब बाहर का जो लेयर है ना, पॉलिटिकल एक चीज़ें हैं, उसमें आप उलझेंगे नहीं। और पॉलिटिशियंस को ब्लेम भी नहीं करना चाहिए, उस समय का बैकड्रॉप उन्होंने देखा और फिर अपनी अपनी एक लड़ाई लड़ी, लेकिन आज का बैकड्रॉप अलग है, ये वो समझ नहीं पा रहे। ये आज भी ये वही बैकड्रॉप से लोगों को पोलराइज कर रहे हैं और लोग उसमें पोलराइज हो जाते हैं। तो अब जैसे एक महाराष्ट्र की बात आती है, ये आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को आप चेंज कर दें, उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं। जो लोग हैं उनके अंदर ये अगर फीलिंग आ गई है कि ये सुपेरियरिटी की, तो आप उनको ये फोर्स नहीं कर सकते ये बोल के कि दूसरे देशों को आप रिस्पेक्ट करो। नहीं, जो साल दर साल डिकेड बाय डिकेड उनके मन में अगर वो इम्प्लांट हो गया है किसी कारणवश, तो वो ऐसे जाएगा नहीं। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी अगर आप बनाते हैं, मुंबई, बेंगलोर हो, दिल्ली हो या कहीं भी, तो दूसरे जगह से लोग जाएंगे माइग्रेट करके, कितना वो एकोमोडेट कर पाता है। और यही चीज़ न्यूयॉर्क के साथ है। न्यूयॉर्क इज़ द मेल्टिंग पॉट। हर जो भी एक बड़ा शहर बनता है उसकी पॉपुलैरिटी, बड़ा प्रांत जो बनता है उसकी पॉपुलैरिटी उससे नहीं है कि उस प्रांत के लोग क्या सोचते हैं। किसी भी एक महान अगर स्टेट या सिटी को जानना है आपको, तो उसकी पॉपुलैरिटी उस स्टेट के बाहर देखिए। अगर महाराष्ट्र मुंबई के बाहर प्रांतों में अगर तारीफ कर रहे हैं लोग महाराष्ट्र मुंबई की, तभी आप ग्रेट हैं। इसको आप पैमाना समझिए। और अगर सिर्फ वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि मी मराठी मानुष, और बाहर के लोग अगर डर रहे हैं आपको, अगर मतलब आपसे वितृष्णा हो रही है उनको, तो भले ही आज आप खुश हैं, हाँ कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने आप में कंप्लीट हूँ, आज आपको लग रहा है, कल इसी में आप फंसेंगे। क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि एक कमज़ोर होते हुए पेशेंट को टॉनिक दे करके स्वस्थ करना हमारा मकसद था। अब वो एक स्वस्थ आदमी को वापस वो दवा देने से, वोल्टेज बढ़ाने से वो और बीमार हो जाता है। तो ये सेंटर मैं जो बात कर रहा हूँ, बैलेंस, पूरी दुनिया में बैलेंस ही एक खेल है। अच्छा बुरा का ये सब लगता है भ्रम, सत्य और असत्य, लेकिन वस्तुतः जो एग्जिस्टेंस जीवन में जो सबसे बड़ा एक ट्रिक है, संजीवनी है, वो है बैलेंस। अगर इंसान बैलेंस नहीं कर पाता है अपने आप को, तो प्रकृति अपने तरीके से बैलेंस करती है। नेचर हैज सोन बैलेंसिंग एक्ट, लाइफ इज अ लेवलर बाय डिजाइन। और वो जब प्रकृति बैलेंस करती है तो बहुत कभी कभी क्रूड तरीके से बैलेंस करती है। कोरोना के काल में बहुत चीज़ आपने देखा। तो खैर वो एक अलग डिबेट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा हूँ। दोनों तरह के लोगों को जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है कि इम्पोज ना करें हिंदी, और वो भी उनको रिस्पेक्ट दें, वैसा ही बिहेवियर करें जैसे इंडिया से लोग बाहर जाते हैं दूसरे देशों में। न ये उनको भड़काते हैं और न अगर उधर से अन्याय हो तो न ये चुप रहते हैं। इस तरह से आप सोचेंगे कि जैसे आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो आप बिहेव करते हैं, वैसे ही इंडिया का नाम ऊंचा करते हैं, वैसे ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएं तो आप वैसे आप बिहेव करें। दूसरे जगह जो लोग वहाँ हैं उनके अंदर ये फॉल्स सुपेरियरिटी जो आ गई है वो नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस पैमाने से जो जहाँ है भारत में, अगर उसे वहीं बांध दिया जाए तो पूरी इकोनॉमी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मूवमेंट नहीं होगा लोगों का, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आप जहाँ खड़े हैं आप वहाँ भी सड़ के आप मर जाएंगे। मैं उसी चीज़ को इशारा कर रहा हूँ। आपका भी वो कोलैप्स कर जाएगा। अगर आपको लगता है कि
बाहर से सबको मैं भगा दूंगा और मैं जहाँ हूँ मैं सफिशिएंट हूँ। नहीं ना आपकी इकोनॉमी चलेगी, ना आपका आपका पूरा तंत्र खराब हो जाएगा, सड़ के मर जाएगा। पानी जब मूव करता है तभी वो नदी जब मूव करती है तभी स्वस्थ रहती है। अगर पानी को आप सड़ा दें एक जगह तालाब में तो फिर बदबू आने लगती है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। और दूसरी बात, ये थोड़ा सा हमको इसमें सेंसिटिव तरीके से भले ही सोचना पड़ेगा, लेकिन कोई महान नहीं है। कोई महान है लेकिन कोई दो दूसरे प्रांत की तुलना में कोई एक्स्ट्रा महान नहीं। भारत के अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग महान विभूतियाँ हुई हैं। वहाँ इसमें अगर लचित बोरफुकान हुए तो यहाँ पे रंजीत सिंह हुए, कहीं कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। अलग अलग क्षेत्र में, कहीं दक्षिण भारत में अगर शंकराचार्य हुए। अलग अलग क्षेत्र से कोई भी ऐसा प्रांत भारत में नहीं है जो महान नहीं है। ये सुपीरियर और इन्फीरियर की जो फीलिंग है ये फुलिश है। 70s 80s का बैकड्रॉप ऐसा था कि आप शायद मान सकते थे अपने आप को इकोनॉमिकली कंपैरेटिवली, अगर आप सुपीरियर समझते हैं तो। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है और आज मूवमेंट भारत में इतना अधिक हो गया है, मिलेनियल्स आ गए हैं, वो हर 1-2 साल में जॉब हॉपिंग करते हैं, चेंज करते हैं, तो एक सिटी से दूसरे सिटी जाते ही रहते हैं। आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के वो मुंबई जाएगा तो मराठी सीख ले, कल चेन्नई में काम करेगा तो तमिल सीख ले, कल बेंगलोर में जाएगा कन्नड़ सीख ले, आप बेवकूफ़ हैं। आप बेवकूफ़ हैं। आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रख के आप बात कर रहे हैं। कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है। इंडिया जो है एक डाइवर्सिटी का लैंड है और ये डाइवर्सिटी ही एक यूनिटी है। इस चीज़ को समझें। बाकी सभी देश में एक कोई कॉमन ग्राउंड होता है उसको बांधने के लिए, और उस ग्राउंड पे अगर आप चोट करेंगे ना उस कॉमन फैक्टर पे, तो वो बिखर जाता है। भारत क्यों नहीं मिलेनिया ओल्ड में बिखरा? एक सिविलाइजेशन है मिलेनिया ओल्ड। क्यों भारत इटर्नल है? क्योंकि कोई कॉमन ग्राउंड यहाँ नहीं है। डाइवर्सिटी, ये इसी डाइवर्सिटी में एक राग है। तो वो राग जो भारत है उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। और अगर आप ऐसा प्रयत्न करेंगे तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा। जैसा मैंने कहा कि जब किसी हर अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर किसी भी अंग में अगर जहर आप फैलाएंगे, कोई भी अंग जहर हो गया तो उसको काटना पड़ जाएगा। वो बहुत दुखद होगा। काटना पड़ जाएगा इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत से अलग करना पड़ जाएगा। वो बहुत फिर स्ट्रिक्ट एक्शंस अपने तरीके से लेना पड़ेगा ताकि वो भारत जो है उस पर, भारत के जो राग में है उसमें कोई अवरोध ना हो। तो ये इसलिए इस सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी के चीज़ों को दिमाग से हटा दें। कोई आपके स्टेट में आ रहा है तो आपने कोई ऐसा उस पर नहीं किया। वो हाँ, डोमिसाइल रूल्स अलग हैं, वो अलग चीज़ है, वो सब अलग डिबेट का विषय है। लेकिन कोई अगर मैं पंजाबी हूँ, मैं अगर महाराष्ट्र में जा रहा हूँ तो कोई आपने एहसान नहीं किया मेरे ऊपर। ये मेरा बुनियादी हक है और मैं जाके वहाँ काम कर सकता हूँ, मैं टैक्स पे कर सकता हूँ। और मैं हाँ, अगर मैं आपके घर जाके तोड़ फोड़ करूँ, मैं गेस्ट रूम से अगर आपके बेडरूम में जाके तोड़ फोड़ करूँ, वो प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि मैं बहुत बुरे जगह पे था और मैं हाथ जोड़ के आपके पास आया, नहीं, मैं हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ भारत को हाथ जोड़ूंगा। मैं प्रांत को, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक को हाथ नहीं जोड़ूंगा, नहीं जोड़ना चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये संवेदनशील विषय है। सेंसिटिव तरीके से दोनों क्षेत्रों को ये समझना चाहिए। ना अपनी भाषा, अपना कल्चर थोपना चाहिए ज़्यादा कहीं पे भी, और प्रेम से प्रमोट करे बट थोपे नहीं। ना जो जहाँ है वो ये समझे कि मैं इस धरती का माटी का मनुष्य हूँ, बाहर से मैं आने नहीं दूंगा। नहीं आएंगे लोग, अगर मूवमेंट नहीं होगा तो आप कोलैप्स कर जाएगा, आपका पूरा तंत्र, स्टेट ही कोलैप्स कर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप जहाँ के, आप समझ रहे हैं, आप वो है भी नहीं वहाँ के। आप अपना हिस्ट्री देखेंगे, अगर भारत में तो काशी में पूरा एक हिस्ट्री, एक उनके पास ये होता है कि कौन किस वंश का है और कहाँ है। तो ये आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से आए, कहाँ से माइग्रेट किए, तब क्या वो स्टेट था। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ये आज़ादी के बाद की चीज़ है। तो इसी से लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से एक सॉल्यूशन की तरह पेश किया गया था, क्योंकि जो कल्चर है वो मर न जाए कहीं का, और भारत के अलग अलग प्रांत का, उसमें जान फूंकने के लिए वो टॉनिक दिया गया था, जो कि अच्छा था। लेकिन आज हम स्वस्थ होके वो टॉनिक बढ़ाते रहेंगे और बैलेंस में नहीं चलेंगे। हम वो डोज बढ़ाते रहेंगे, वोल्टेज जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ स्टेट्स में, खासकर जिनको ये भ्रम हो गया है कि हम बहुत महान स्टेट हैं। महान आप हैं, लेकिन आप महान हैं ये दूसरे बताएंगे। आप खुद को अगर महान महान बोलने लगेंगे तो आप बेवकूफ़ हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो ये किसी स्टेट सिटी की पॉपुलैरिटी, उसके बाहर क्या लोग सोचते हैं ये बताते हैं। वहाँ के लोग, अगर मैं बोलने लगूँ मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, तो दुनिया पागल समझेगी मुझे। आप गाना गाइए, आप आपके अंदर जो राग है आपकी गीत में दिखेगा। अगर मैं वैसे गीत गाऊँ जो सबको लुभाए, तो वहाँ मेरी तारीफ होती है। लोग कहेंगे कि वाह,
क्या सिंगर है, तब लोग मेरे पास गान सीखने आएंगे। इस चीज़ को समझिए। तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स भारत के अच्छे के लिए हुआ था, आज थोड़ा सा दूसरी दिशा में जा रहा है। उस पर हमें समझने की ज़रूरत है, क्या बैलेंस में चलने की ज़रूरत है। न इस लैंग्वेज और कल्चर को पूरी तरह से छोड़ने की ज़रूरत है, और न उस लैंग्वेज को हम इतना अधिक डोमिनेट करने लगे कि दूसरे को हम इन्फीरियर समझने लगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे एक कुछ कुछ प्रांत में भारत में एक रीजनलिज्म की भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज तो जनता के इमोशंस को टैप करते हैं। अगर जनता अगर समझ जाए, किसी एक धारा में चलने लगे, तो पॉलिटिशियंस को झक मार के उनके पीछे आना पड़ता है, क्योंकि उनको वोट चाहिए, और जनता अगर जहाँ चलेगी उसको वहाँ आना पड़ेगा उस नेता को। तो इसलिए और उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते पॉलिटिकल पार्टीज को। वो लोगों ने 50, 60, 70 में बहुत एक अलग भारत देखा है, तो थोड़ा उनके लिए भी वो सोचना चाहिए कि ठीक है, उनकी गलती नहीं है, लेकिन वो 50-60 का पोलराइजेशन फैक्टर आज 2020 में आप नहीं थोप सकते, ये उनको समझना पड़ेगा। तो ये सब साथ मिलकर चलें, और ना आप अपनी भाषा थोपें और उनकी भाषा का सम्मान करें, और ना जो वहाँ है वो सोचे कि मैं ज़्यादा ग्रेटर हूँ, ये इन्फीरियर है। सब साथ मिलकर हम चल सकते हैं, एक नया बेहतर भारत बना सकते हैं।